नमस्कार, चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, जो हरियाणा की एक महत्वपूर्ण सीट है। ये रोहतक को कभी कभी हरियाणा का पॉलिटिकल कैपिटल भी कहा जाता है। ये यहाँ की राजनीतिक राजधानी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिज्ञ यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जाट लैंड है। यहाँ करीब लोकसभा क्षेत्र में 6.5 लाख जाट वोटर्स हैं और ऐसा कहा जाता है जो इस सीट पे जिसका दबदबा हो वो विधानसभा तक जाता है। और ये रोहतक सीट से जो रास्ता है वो मुख्यमंत्री का निवास जो चंडीगढ़ में है वहाँ तक जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार इस कथन को गलत साबित कर दिया और रोहतक से जो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई और रोहतक से जीतने वाला मुख्यमंत्री आवास जरूर गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बना। और यहाँ पे हुड्डा साहब की 2 बार के चुनाव में भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिनका ये स्ट्रांग होल्ड था, उनकी करारी हार हुई, उनके परिवार के लोगों की। और मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से विधायक हैं वो मुख्यमंत्री बने। और 2 बार पिछले 10 सालों से जो रोहतक का कद था राजनीति में, जो रोहतक का इंपॉर्टेंस था, दैट हैज डिमिनिश्ड टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ 2 consecutive losses which the Congress suffered in parliamentary constituencies as well as the विधानसभा इलेक्शंस। रोहतक शायद देश के उन गिने चुने लोकसभा क्षेत्रों में से एक है जहां 3 पीढ़ियों ने, एक परिवार के 3 पीढ़ियों ने अपने मेंबर्स को संसद भेजा। सबसे पहले भूपिंदर सिंह हुड्डा के पिता रणवीर सिंह हुड्डा, जो खुद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मेंबर थे, जो संविधान भारत का जिसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके भी मेंबर थे। वो रोहतक से सांसद रहे, 2 बार सांसद रहे रोहतक से। भूपिंदर सिंह हुड्डा का भी राजनीतिक कद रोहतक से ही बढ़ा। वो 4 बार के यहाँ सांसद रहे और 4 बार में से 3 बार तो उन्होंने चौधरी देवीलाल, जो जाटों के एक सर्वमान्य नेता थे, सबसे बड़े नेता गिने जाते थे, उनको हराया। लगातार 3 बार के चुनावों में चौधरी देवीलाल को भूपिंदर सिंह हुड्डा ने चुनाव हराया। हालांकि वो 1 बार हारे भी हैं, 1 बार INLD के कैंडिडेट से, और टोटल 4 बार वो चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य बने। 27 साल की उम्र में वो एक बाई इलेक्शन जीत करके संसद पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने लगातार 2 चुनाव जीते, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 वो हार रहे हैं। 2014 में तो एक तरह से मोदी मैजिक था, मोदी वेव था। सारे कंट्री में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से जहां जहां कैंडिडेट्स थे नरेंद्र मोदी के नाम पे, उनकी जीत हासिल हुई। हरियाणा उससे अपवाद नहीं था, छूटा नहीं था। हरियाणा में भी मोदी की मैजिक जोर से चला और राज्य की 10 की 10 सीट 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इलेक्शन भी जीत करके अपनी सरकार बनाई। हालांकि ये अलग बात है कि 2019 के जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें भाजपा को मेजॉरिटी नहीं आई थी और उसने एक मिलीजुली सरकार बनाई थी जननायक जनता पार्टी के साथ। लेकिन हमारा फोकस आज सिर्फ रोहतक पे ही रहेगा। हम बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनावों की। 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा काफ़ी कम मार्जिन से हारे थे। करीब 7,500 मार्जिन था उनका हारने का। और अरविंद शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार फिर से उम्मीदवार हैं, वो दूसरी बार सांसद बने थे। और भूपिंदर सिंह हुड्डा की भी एक तरह से ये हार मानी गई थी, क्योंकि वो अपने गढ़ में अपने बेटे को नहीं जिता पाए थे। रोहतक उनका गढ़ माना जाता है। भूपिंदर सिंह हुड्डा खुद 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत से हार गए थे। उनका भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था। दीपेंद्र हुड्डा का मार्जिन तो 7,500 के करीब था। भूपिंदर सिंह हुड्डा का मार्जिन करीब 1.5 लाख के ऊपर मार्जिन था। तो रोहतक में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा 2014 से शुरू हुआ। 2019 में ये काफ़ी कम पड़ गया था। और इस बार के चुनाव जो हैं ये बिना किसी बड़े मुद्दे के लड़े जा रहे हैं। इस बार वो मोदी की मैजिक काम नहीं कर रहा है।
अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, अग्निवीर के खिलाफ रिजेंटमेंट जो है, हरियाणा लार्ज स्केल में काफ़ी ज़्यादा तादाद में डिफेंस फोर्सेस में अपने जवान जाते हैं यहाँ से। अग्निवीर के खिलाफ एक रिजेंटमेंट है। कृषि कानूनों के बाद से जो किसानों में गुस्सा उभरा, कृषि कानून हालांकि रिपील हो गए थे, वो रद्द कर दिए गए थे, लेकिन हरियाणा के किसान भी एक तरह से गुस्से में थे। उन पे उनकी बातें, उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उनकी बातें सुन नहीं रही है, ना सिंपैथेटिकली कंसिडर कर रही है। तो ये जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है, ये मोदी मैजिक के नाम पे नहीं, बल्कि जो नेशनल और लोकल इश्यूज हैं उनके मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। तो 2014 और 2019 के जो रिजल्ट हैं उसको हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि ये मुद्दों की लड़ाई है। इस बार किसी पर्सनैलिटी की बेस्ड कॉन्टेस्ट नहीं है, फाइट नहीं है, और ये मुद्दों की लड़ाई है। तो 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हरा दिया, और वो था कोसली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोसली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अहिरवाल क्षेत्र आता है। वहाँ से जो कांग्रेस का डिफीट का मार्जिन था वो 75,000 था, और वहाँ पे जो करारी हार के बाद दीपेंद्र हुड्डा जीत नहीं पाए रोहतक का चुनाव, अपना क्षेत्र बचा नहीं पाए। ये इस बार हालांकि उन्हें, कांग्रेस को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में पार्टी अच्छा करेगी और उसकी कोशिशें जारी हैं। अब हम लोग नज़र दौड़ाते हैं असेंबली इलेक्शंस पे। 2019 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, लोकसभा चुनावों के ठीक बाद हुए थे, और इसका रिजल्ट जो था वो बड़ा आश्चर्यजनक था। जो रोहतक में 9 सीटें हैं, लोकसभा की 9 सीटें, उसमें से 7 में कांग्रेस विजयी घोषित हुई थी। 7 में कांग्रेस जब जीत गई चुनाव, एक तरह से रोहतक पे उसका दबदबा वापस आ गया। हालांकि राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, लेकिन ये हमें देखने को मिला कि रोहतक में अभी भी हुड्डा की चलती है, हुड्डा के परिवार की चलती है, और कांग्रेस की चलती है। और सिर्फ कोसली विधानसभा क्षेत्र जो है, जो अहिरवाल क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ भाजपा का कैंडिडेट जीता, और महम में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता। बाकी 7 सीटें जो थीं वो कांग्रेस विधानसभा में जीत के ले आई, और एक मोमेंटम बिल्डअप हो गया है पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में। जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, अरविंद शर्मा, वो पेशे से डॉक्टर हैं, और इस बार के चुनाव में वो मुद्दा ये उठा रहे हैं कि जो मोदी सरकार की अचीवमेंट्स हैं पिछले 5 साल में और 10 साल में, वो अचीवमेंट्स को गिना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसानों की आय काफ़ी बढ़ी है, दोगुनी होने की तो बात वो नहीं कर रहे, लेकिन किसानों की आय काफ़ी बढ़ी है, और वो ये मुद्दा बना रहे हैं, चुनावी मुद्दा। उनके जो राइवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि ये तो ख्याली पुलाव है, कि जब किसान विद्रोह कर रहे थे, जब महिला पहलवान दिल्ली में एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ, जो इसी क्षेत्र से आती हैं, हरियाणा से आती हैं, महिला पहलवान वहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, यौन शोषण के खिलाफ जो उन्होंने चार्जेस लगाए थे बीजेपी के एमपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उस समय आप कहाँ थे? आपने तो कभी भी एक स्टेटमेंट जारी नहीं किया, ना किसानों के फेवर में, ना महिला पहलवानों के फेवर में, और अब आप वोट मांगने आ गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा उनको ये भी कह रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है रोहतक की दिल्ली से, मेट्रो उस तरह से विस्तार नहीं हो पाया, मेट्रो नहीं आया, रोहतक में मेट्रो आना चाहिए था, और जो एमपी हैं उन्होंने इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया है। दीपेंद्र हुड्डा ये भी उठा रहे हैं मुद्दा कि अरविंद शर्मा पिछले 5 सालों में ना लोकसभा में ढंग से मुद्दे उठा पाए हैं, ना ही क्षेत्र में जनता के बीच में गए हैं और उनके मुद्दे उठा पाए हैं। किसानों का विद्रोह का तो उन्हें सामना करना ही पड़ रहा है। किसान जगह जगह काले झंडे दिखा रहे हैं और उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अब ये देखना है कि इस चुनाव में हालांकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जोर शोर से प्रहार कर रही हैं। इसमें 2 और कैंडिडेट हैं, जननायक जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कैंडिडेट दिया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लड़ाई सिर्फ 2 के बीच में ही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोनों पार्टियां, बाकी पार्टियां इररिलेवेंट हैं, क्योंकि उन पार्टियों का ना कोई यहाँ पे ऐसा आधार रहा है, ना कोई उन्होंने
मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, ना कोई बेस रहा है पॉलिटिकल बेस। उनका पॉलिटिकल बेस राज्य के दूसरे हिस्से में था, ना कि रोहतक में। इस तरह से ये मुद्दा और किसानों का मुद्दा और अग्निवीर का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, ये 3-4 मुद्दे चुनाव में हावी हो रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा अपने जो कैंपेन हो रहा है उसमें वो कुछ हद तक वो रूरल यूथ को जोड़ पा रहे हैं, कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शहरों में, खास करके जो रोहतक का अर्बन एरियाज हैं, उन सब सीटों में, जो पंजाबी बहुल क्षेत्र भी है, यहाँ पे करीब 1.5 लाख पंजाबी मतदाता हैं, कुछ क्षेत्रों में उनकी भी पैठ है, वो भी ये कर रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण मतदाता भी हैं जो शायद अरविंद शर्मा के साथ जाएं कुछ हद तक। वो इन क्षेत्र और ओबीसी के कैंडिडेट्स के बीच में वो अरविंद शर्मा लार्ज स्केल में कैंपेन कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि जनता उन्हें तीसरी बार विजय बनाएगी। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस बार लगभग आश्वस्त हैं, वो पिछली बार चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में गए थे, राज्यसभा में के अभी फिलहाल मेंबर हैं और लोकसभा से फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब ये दो जनता को चुनना है कि दोनों कैंडिडेट्स में किसके इश्यूज उसके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और किसने उसके प्रॉमिसेस को फुलफिल किया है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पे है किसान के मुद्दों के कारण। किसान उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह से कैंपेन करने नहीं दे पा रहे हैं और जो थोड़ा सा मोदी मैजिक है वो इस बार देश के बाकी भागों की तरह हरियाणा में भी उस तरह काम नहीं कर रहा। एंटी इनकम्बेंसी, जो 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और राज्य सरकार की भी, ये भी बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ जा रहा है। और थोड़ा सा मोमेंटम पिछले दिनों में कांग्रेस के साथ थोड़ा सा जोर पकड़ा है। अब ये देखना है कि ये मोमेंटम चुनाव तक जारी रहता है कि नहीं रहता है और कैंपेन का रंग क्या पकड़ता है। यहाँ पे चुनाव 25 मई को होने वाले हैं, चुनाव के ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं और इसीलिए दोनों पार्टियों ने कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता इनको देख रही है कि किनका कैंपेन किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है और वो डिसाइड कर रही है अपना वर्डिक्ट देने के लिए 25 मई को कि कौन सी पार्टी के मुद्दे और इश्यूज उसको अच्छे लगे, जिसके आधार पर वो अपना मतदान करेगी और किसी एक कैंडिडेट को चुनेगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपना हमें कीमती राय बताएं और ये भी बताएं कि हरियाणा में कौन पार्टी किस किस सीट पे जीत सकती है और फाइनल आउटकम क्या रहेगा। धन्यवाद।